हमारा जो अगला था वो था अधीनस्थ न्यायालय। और अधीनस्थ न्यायालय जो है ये उच्च न्यायालय के नीचे के सोपान क्रम पर स्थित होते हैं और उच्च न्यायालय के नीचे के सोपान क्रम पर स्थित सभी न्यायालय को निम्नतर यानी लोअर कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय यानी सब ऑर्डिनेट कहा जाता है। ठीक है, और इन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। ठीक, ये जो है उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। ये उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों को एक चीजें याद होगी कि जो हाई कोर्ट है, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन में नहीं होता है। प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन नहीं होता है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय जो है ये उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन में रहता है तथा न्यायिक अधीन होते हैं। और जैसे कि संविधान में जो है इसकी संक्षिप्त रूपरेखा दी गई है, जैसे कि संविधान का भाग 6 है। संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 का शीर्षक जो है ये अधीनस्थ न्यायालय दिया गया है। इसका शीर्षक दिया गया और इसमें जो अनुच्छेद है वो 233 से 237 है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसकी आधिकारिकताएं जो है और शक्तियां जो इसको अलग अलग अधिनियमों से भी प्राप्त होती है और प्रक्रिया से प्राप्त होती है। जैसे कि जो सिविल प्रक्रिया संहिता है 1908 यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है, 1908 है। और इसके अलावा जो है आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, ये उससे तय होता है। और संसद जो है कई सारे अधिनियम भी पारित किए हैं, उस अधिनियम से भी ये आधिकारिकता आती है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो जैसे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट हो गया, यहाँ से शक्ति प्राप्त होती है। इसी तरह जो पर्सनल लॉज होते हैं जैसे हिंदू विवाह अधिनियम हो गया, मैरिज एक्ट हो गया, यहाँ से प्राप्त होता है। हम लोग देखते हैं अधीनस्थ न्यायालयों को ढांचा। अधीनस्थ न्यायपालिका का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ सबऑर्डिनेट जुडिशरी। ठीक है, तो अधीनस्थ न्यायपालिका का संरचनात्मक ढांचा जो है सभी राज्यों में पूर्ण रूप से समान नहीं है। सब राज्यों में अलग होता है। सभी राज्यों में समान नहीं है, लेकिन कुछ समानता रहती है। ठीक है, जैसे कि सामान्य रूप से देखा जाए तो सामान्यता
प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय के नीचे सिविल और आपराधिक न्यायालय तीन या चार स्तर होते हैं समान रूप से। ठीक है, जैसे कि जो राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग था, NCRWC, ठीक है, इन्होंने सुझाव दिया था कि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी न्यायालयों का वर्गीकरण जो है 2 स्तरों में सुनिश्चित किया जाए। सभी न्यायालय के 2 सुनिश्चित स्तरों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि सबसे ऊपर जो है वो कौन सा होता है, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय होता है। यानी कि कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, इसका न्यायालय होता है सबसे ऊपर। और ये जो है उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। जैसे कि अगर उच्च न्यायालय को देखा जाए तो इसको 2 पक्ष में हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे सिविल या दीवानी पक्ष कह सकते हैं। सिविल साइड, और एक तरफ जो हम लोग आपराधिक पक्ष ले सकते हैं, यानी क्रिमिनल साइड। ठीक, जैसे कि जो सिविल या दीवानी पक्ष है वहां पर जो है वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय होगा, सिविल न्यायाधीश का न्यायालय हो। ठीक है, यानी कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, इसका न्यायालय होगा सबसे ऊपर। इसी तरह जो है इसमें आपराधिक की तरफ जो है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होगा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होगा। कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसका न्यायालय होगा। और इसके नीचे जो है यानी कि अब वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय के नीचे जो है प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश का न्यायालय आएगा। ये आता है, यानी कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास सिविल जज, इसका न्यायालय होता है। ये सामान्य वर्गीकरण है। और अगर इसके नीचे देखें तो जो लोअर में आता है वो आता है मुंसिफ या कनिष्ठ, मुंसिफ या कनिष्ठ सिविल जज का न्यायालय, यानी कि कोर्ट ऑफ मुंसिफ और कनिष्ठ यानी कि जूनियर
सिविल जज, ये अंतिम रूप से आ जाता है। और इधर जो था मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, इसके नीचे भी जो है प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी का न्यायालय आएगा। कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास ऑफ मजिस्ट्रेट इसका आता है। और इसके नीचे जो है द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय आता है। यानी कोर्ट ऑफ सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट। इस तरह का जो है एक वर्गीकरण किया जा सकता है। तो हम लोग जो है शुरू करेंगे यहाँ से जिला एवं सत्र न्यायाधीश से, फिर जाएंगे सिविल मामलों के अन्य न्यायाधीश के पास, फिर जो है हम लोग आपराधिक पक्ष देखेंगे, यानी आपराधिक मामलों के अन्य न्यायाधीश। तो हम लोग शुरू करते हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, ठीक है। तो ऊपर से हमने देखा था कि ये जो है उच्च न्यायालय के अधीन आ रहा था, यानी कि उच्च न्यायालय के जस्ट नीचे का है ये, ठीक है। सोपान क्रम में जो है यानी हायरार्की, उच्च न्यायालय के एकदम नीचे ये आता है, ठीक है। और इसका सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी जो है जिला न्यायाधीश होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट जज। ये जो है किसी जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। और इसके पास जो है, यानी जो जिला न्यायाधीश है, इसके पास जो है सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में मूल अधिकारिता होती है। दोनों मामलों में मूल और अपीलीय अधिकारिता होती है। जो सिविल अधिकारिता है ये केंद्र और राज्य के अधिनियमों से तय होता है, राज्यों के अधिनियमों से तय होता है। और जो आपराधिक अधिकारिता है ये आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 से तय होता है। इसके अलावा जिस अधिनियम में जो है दंड का प्रावधान किया गया है, ठीक है, तो कुछ अधिनियमों में, ठीक है, वहां से भी प्राप्त होता है। ठीक, जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश है, यानी जब, क्योंकि इनके पास तो दोनों अधिकारिता है, तो जब वो सिविल मामले को देखता है, जब जिला वो सत्र न्यायाधीश सिविल मामले देखता है
तो उसे जिला न्यायाधीश कहते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। और जैसा कि जब ये आपराधिक मामला देखेगा, ठीक है, तब जो इसको सत्र न्यायाधीश कहा जाता है, यानी सेशंस जज कहा जाता है, ठीक है। लेकिन दोनों स्थिति में जो है न्यायालय का नाम जो है, न्यायालय का नाम जो है वो जिला न्यायालय ही रहेगा, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। यानी कि जिला न्यायालय हो जाएगा कब, जब ये डिस्ट्रिक्ट जज बनेगा, और सत्र न्यायालय हो जाएगा जब ये आपराधिक मामला देखेगा। एक ही व्यक्ति दोनों कार्य करता है, एक ऐसा है। जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश है, इसको जो है प्रचलित भाषा में जिला न्यायाधीश ही कहते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट जज के ही नाम से फेमस है, न्यायाधीश है। और इसके पास जो है न्यायिक और प्रशासनिक दोनों शक्तियां हैं। दोनों शक्तियां। इसके अलावा जो है वह जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करने का व्यापक शक्ति रखता है। और खास तौर पर जो सिविल मामला है, इसमें इसकी शक्ति अनंत है, ठीक है। क्यों अनंत है? तो वाद जो है कितनी भी अधिक राशि का हो, ठीक है, कितनी भी अधिक मूल्य का हो, ठीक, वो सुनने की अधिकारिता रखता है। इसलिए इसमें इसकी शक्ति अनंत है। और आपराधिक मामले में भी उसको यही शक्ति प्राप्त है। ये जो है दोष सिद्ध, यानी कि कॉन्विक्टेड अपराधी को उम्र कैद और मृत्यु दंड जैसी सजा भी दे सकता है, सजा दे सकता है। हालांकि जो मृत्यु दंड सजा है, ठीक है, ये तभी मतलब अमल में आता है जब उच्च न्यायालय इसकी पुष्टि करता है, ठीक है, पुष्टि करता है, तभी ये अमल में आएगा, ठीक है। यानी उच्च न्यायालय के अनुमोदन के बिना जो है मृत्युदंड का आदेश लागू नहीं किया जा सकता। ये था। अब हम लोग आगे बढ़ते देखते हैं सिविल मामलों में अन्य न्यायाधीश, ठीक है, अदर जजेस इन सिविल केस। जैसा कि हम लोग जो है इस पक्ष को देख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ आ जाएंगे, ठीक, मतलब ये सिविल वाला हिस्सा पे।
और इसमें जो है हम लोग नीचे चलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो है नीचे से शुरू करते हैं, जो हमारा मुंसिफ वाला था। ठीक है, सिविल न्यायालयों की धारा में सबसे नीचे, ठीक है, मुंसिफ या कनिष्ठ सिविल जज जो है होता है, यानी जूनियर सिविल जज। न्यायालय, सिविल न्यायालयों की धारा में सबसे नीचे, ठीक है, ये सबसे नीचे इसका न्यायालय होता है। और इसमें जो वाद है वो सीमित वाद होते हैं, सीमित वाद मूल्य होता है। ठीक है, इसमें मूल्य जो है सामान्यतः 3 लाख, ठीक है, वाद मूल्य का मामला लाया जाता है। ये सुनने की अधिकारिता रखता है। ठीक है, और इसके एकदम से ऊपर कौन था? ठीक है, एकदम से ऊपर जो है वो प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश का न्यायालय था। इनके यहाँ था हमारा, ये मुंसिफ हो गया। ठीक, इसके एकदम ऊपर जो है ये सिविल श्रेणी, प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश का न्यायालय है। ठीक है, इसके एकदम से ऊपर से प्रथम श्रेणी सिविल जज, ठीक है, यानी फर्स्ट क्लास सिविल जज। ठीक है, ये उसके एकदम ऊपर होता है, उसके एकदम ऊपर। और इसके पास जो है वाद मूल्य, यानी जो केस वैल्यू है की दृष्टि से प्रायः असीमित अधिकारिता होती है। ठीक है, लेकिन कुछ राज्य में जो है, कुछ राज्यों में वाद मूल्य की असीमित अधिकारिता, इससे जो ऊपर है अधिकारिता प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश को ना देकर वरिष्ठ सिविल जज को दिया जाता है। सीनियर सिविल जज को दी जाती है ये। और ये जो है प्रथम श्रेणी सिविल जज से ऊपर होता है। ऊपर होता है, और इसके ऊपर जो है वही जिला न्यायाधीश होते हैं। और जिला न्यायाधीश जो है जिला में कार्यरत सर्वोच्च सिविल न्यायाधीश होता है। वो नीचे के कुछ न्यायाधीशों के अपील निर्णय की अपीलें सुनता है और बड़े वादों को प्राथमिक तौर पर सुनता है। अगर हम लोग प्रेसिडेंसी नगरों को देखें तो यहाँ क्या होता है, यहाँ थोड़ा सा अलग हो जाता है। लघु वाद न्यायालय, यानी कि स्मॉल
काउज कोर्ट्स, ये भी काम करता है, ये भी कार्य करता है। और जो प्रेसिडेंसी नगर है इसमें जो है दिल्ली आ जाता है, कोलकाता आता है, चेन्नई आता है, मुंबई आता है, ठीक है। और ये जो लघु बाद न्यायालय होते हैं ये बहुत कम राशि के सिविल मामले को देखता है, बहुत कम राशि के सिविल मामले को देखता है, ठीक। और ये जो चारों महानगरों हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है उच्च न्यायालय को कुछ सिविल मामलों में, हमने इसकी चर्चा की थी, आरंभिक अधिकारिकता दिया गया है, अधिकारिता दी गई है, ठीक। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो जो न्यायालयों का प्रमुख कार्य है, मतलब ये वाला उच्च न्यायालय का प्रमुख कार्य, वो जिला न्यायाधीश की निर्णय के अपील को सुनना है, ठीक है। सिविल न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होने वाले वादों पर विचार करने का अधिकार होता है। पर यदि संसद या राज्य विधानमंडल किसी अधिनियम द्वारा कुछ मामले किसी विशेष न्यायालय या अधिकरण को सौंप दे तो सिविल न्यायालय की आधिकारिकता उन विषय पर जो नहीं रहती है। ये था। अब हम लोग चलते हैं आपराधिक मामलों में अन्य न्यायाधीश, ठीक है, यानी उसका दूसरा पक्ष, अदर जजेस इन क्रिमिनल केसेस। जैसे कि 1973 में जो संशोधित, मतलब जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता हुआ आया था, संहिता, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर, इससे पहले जो है, इससे पहले आपराधिक मामले जो है वह उच्च न्यायालय में ही शुरू किए जा सकते थे, शुरू किए जा सकते थे, ठीक है। पर जब से ये आपराधिक प्रक्रिया संहिता लाया गया है, वो जो है ये सभी मामले अधीनस्थ न्यायालय में ही शुरू होते हैं। इसमें जो है हम लोगों ने जो वर्गीकरण किया था, हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। ये द्वितीय श्रेणी दंडाधिकार का न्यायालय देखते हैं, फिर उससे ऊपर बढ़ेंगे। द्वितीय श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, ठीक है। सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो ये सबसे निचले स्तर पर होता है। और ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, तो 1 वर्ष तक का कारावास दे सकता है, ठीक है। और 1000 रुपये जो है तक का आर्थिक दंड दे सकता है, और इसके ऊपर कौन होता है, इसके ऊपर होता है प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी,
इसको फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं। ठीक, इसकी अदालत होती है और ये जो है 3 वर्ष का कारावास दे सकता है। ठीक है, तथा 5,000 रुपये तक का आर्थिक दंड दे सकता है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी होता है। का न्यायालय यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, इसका न्यायालय होता है और ये क्या कर सकता है, तो ये जो है 7 वर्ष का कारावास, ठीक है, कारावास का दंड दे सकता है। ठीक है, और जो आर्थिक मतलब जो जुर्माना है, आर्थिक दंड, इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, ये कुछ भी लगा सकता है। इसके अलावा जो है ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है नीचे के कुछ दंडाधिकारों की अपील को भी सुनता है। के निर्णयों पर अपील भी सुन सकता है। ठीक है, और इससे ऊपर कौन होता है, तो फिर हमारा वही होता है जहाँ पे दोनों कंबाइन हो गया था, सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, ये होता है कोर्ट ऑफ सेशन जज, ये होता है। और ये जो है किसी जिले में आपराधिक मामलों का सबसे ऊंचा न्यायालय है। और ये जो है क्या क्या सजा दे सकता है, तो ये उम्र कैद भी दे सकता है, हमने पहले भी बात की थी, मृत्यु दंड भी दे सकता है। ठीक, लेकिन मृत्यु दंड जो है अमल में तब लाया जाएगा जब हाई कोर्ट जो है उसकी पुष्टि करेगा। ठीक, ये था। अब हम लोग देखते हैं इसके संवैधानिक उपबंध को। संवैधानिक उपबंध, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या है। ठीक है, तो अधीनस्थ न्यायालय के लिए जो अनुच्छेद था वो 233 से 237 तक जो है अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित प्रावधान दिए गए। ठीक है, जैसे कि जो अनुच्छेद 233 है, ठीक है, इसका संबंध जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से। संविधान है। इसी तरह जो अनुच्छेद 234 है, इसका संबंध जो है न्यायिक सेवा के अन्य पदों पर नियुक्ति से है। ठीक, और जो अनुच्छेद 235 है, इसका जो है जो अधीनस्थ न्यायालय पर हाई कोर्ट की शक्ति रहती है, अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय के नियंत्रण की शक्ति इससे संबंधित है। और जो अनुच्छेद 236 है, ठीक है, इसमें कुछ तकनीकी शब्द दिया गया है, शब्दों का अर्थ का स्पष्टीकरण। ठीक है, और जो अनुच्छेद 237 है, ठीक है, इसमें
राज्यपाल की विशिष्ट शक्तियों की चर्चा की गई। शक्तियों की चर्चा, ठीक है, ये किया गया। हम लोग जो है अनुच्छेद 233 से 35 तक, ठीक है, इसके उपबंध को देखते हैं। जैसे कि कहा गया इसमें कि जिला न्यायाधीश, यानी कि जो पहला अनुच्छेद, न्यायाधीश पद पर नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्यपाल करता है, पर उच्च न्यायालय की सलाह से, ठीक है। और ये सलाह जो है, ये राज्यपाल का सलाह जो है मानना अनिवार्य नहीं है। राज्यपाल के लिए मानना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। और अगर राज्यपाल नहीं मानता है, ठीक है, नहीं मानता है, तो उसको ठोस कारण बताना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाएगी, किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाएगी जिसके नाम की सलाह उच्च न्यायालय ने नहीं दी है, इसमें कहा गया, ठीक है। अगला जो है उसमें कहा गया है कि जिला न्यायाधीश से नीचे के पदों पर नियुक्ति राज्यपाल करता है, पर राज्य के लोक सेवा आयोग तथा उच्च न्यायालय की सलाह अनुसार, ठीक है। चयन प्रक्रिया में उच्च न्यायालय का एक प्रतिनिधि जरूर शामिल होता है, तथा उसकी राय बाध्यकारी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी राय को ठुकराया नहीं जाता है, अगर बहुत ठोस कारण है, ठीक है, कारण होने पर कि उसकी राय को ठुकराया जा सकता है, ठीक। अगला है सभी न्यायाधीशों के स्थानांतरण उन्हें अस्थायी करने, ठीक है, पदोन्नत करने, दंड देने तथा निलंबित करने का अधिकार उच्च न्यायालय के पास है, ठीक है। और वह इन मामलों में स्वयं आदेश देता है, यदि किसी न्यायाधीश की सेवा समाप्त करने या वरिष्ठता कम करने का मामला
हो तो वह राज्यपाल को सलाह देता है और राज्यपाल उस सलाह के अनुसार, यानी राज्यपाल को इस सलाह के संबंध में लोक सेवा आयोग से राय लेने का अधिकार नहीं है, ठीक है। और यह राय भी राज्यपाल के लिए बाध्यकारी होती है। ठीक, यहाँ पर जो है हमारा उच्च न्यायालय खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग अधिकरण देखेंगे।